एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करने वाले हैं। आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे और हर टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई पहली बार मेरे वीडियो देख रहा है और सीधा क्लास नंबर 4 देख रहा है तो प्लीज पहले क्लास नंबर 1, 2, 3 देखिए, तब जाके आपको क्लास नंबर 4 समझ में आएगी, नहीं तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। यदि आपने वो वीडियो देख लिए फिर इस क्लास को देखोगे तो ये भी मेरी 100% गारंटी है, आपको ये क्लास समझ में जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 से क्लास को शुरू करते हैं। आइए तारों को वापस जहां पे छोड़ा था वहीं से वापस छेड़ते हैं। एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9, 58, 45 बजे बजती हैं, तो वे कितनी बजे पुनः एक साथ बजेंगी? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वापस बता रहा हूं। यदि कभी भी किसी भी चीजों के एक साथ होने का समय पूछा जाए तो हमेशा सभी के समयों का एलसीएम लेते हैं कि ये काम एक साथ कब होगा, ये काम एक साथ कैसे कितने बजे होगा, तो हमेशा सभी के समयों का लेते हैं एलसीएम। जैसे देखिए, तो यहाँ पे 3, 6, 12, 15, 18 में हो रहा है ये काम, तो आप 3, 6, 12, 15 और 18 का ले लीजिए एलसीएम। चलो इन सब में 3 का भाग ही दे लेते हैं, काफी में जा रहा है, सब में जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चकू 12, 3 पंजो 15, 3 6 18। अभी भी 2 का भाग देख सकता हूं, एक में नहीं जा रहा लेकिन इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें 3 बार, अब किसी का नहीं जा रहा। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 एकम 6 एकम 6 दूनी 12, 12 पंजो 60 और 60 का 3 गुना होता है कितना? 180। 180 सेकंड। मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे हर 180 सेकंड के बाद ये पांचों घंटे एक साथ बजेंगी। हर 180 सेकंड बाद ये काम एक साथ होगा। 180 सेकंड का मतलब आप बोल सकते हो 3 मिनट बाद ये काम एक साथ होगा। प्रश्न कह रहा है इससे पहले जब ये घंटियां बजी थी ना, उस टाइम हो रहा था 9:58 45 सेकंड। तो बताओ अगली बार कब एक साथ बजेंगी? तो इसमें 3 मिनट और लगा दीजिए और जैसे ही मैं इसमें 3 मिनट और लगाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बजकर और 9:58 में आप 3 मिनट जोड़ो तो 9:59, 9:60, 9:61, मतलब 10 बजकर और आपके पास आएगी 1 मिनट और 45 सेकंड। तो 10 बजकर 1 मिनट और 45 सेकंड वो टाइम होगा जब आपकी वापस ये पांचों की पांचों घंटियां एक साथ बजना शुरू होगी। 9:58-45 में मैंने कितना जोड़ दिया? 1 मिनट, 3 मिनट जोड़ा है तो 9:59-45, 9:60-45। क्लियर है? मतलब 10 बजकर 45 सेकंड और 10 बजकर 1 मिनट 45 सेकंड पे घंटी एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 7 और 5 प्राप्त होता है। देखो ये एक नया कंसेप्ट है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आए ना कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 या 3105 को विभाजित करने पर कितना शेष बचे, इसको विभाजित करने पर तो 7 बचे और इसको विभाजित करने पर 5 बचे। तो ऐसे प्रश्नों में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का जो तरीका होता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का जो तरीका वो होता है इनके अंतरों का मैसेज। अब आप कहोगे बना कैसे फॉर्मूला, किनका अंतर? मतलब 2307 में और 7 में कितने का अंतर है? 2300 का। और 3105 और 5 में कितने का अंतर है? 3100 का। बस इन दोनों का जो मैसअप होगा ना वही मेरा आंसर होगा। अब आप कहोगे सर आपने लिख तो दिया लेकिन हमको बताओ, एक बार समझाओ इसका मतलब क्या हुआ। देखो आप समझो, आप एक बात समझिए इसकी इच्छा क्या है। इसकी इच्छा यह है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2307 का भाग दूं तो 7 बच जाए और 3105 का भाग दूं तो 5 बचे। वापस समझना, 2307 का भाग दूं तो 7 बचा। मुझे एक बात बता दो, 2307 का जिसका भाग 2307 में दूं तो 7 बच जाए। आप मुझे एक बात बताओ, 2307 में भाग जाने पर 7 जभी तो बचेगा जब किसी संख्या का 2300 में पूरा भाग जाएगा। वापस समझो क्या बोला मैंने, 2307 में किसी संख्या का भाग देने पर 7 जभी तो बचेगा जब किसी संख्या का 2300 में पूरा भाग जाएगा। और
3105 में भाग देने पर 5 जब तो बचेगा जब किसी संख्या का 3100 में पूरा भाग जाएगा। उल्टा सुनो, यदि किसी संख्या का 3100 में भाग चला गया तो 3105 में भाग देने पर 5 ही नहीं बच जाएगा क्या? और किसी संख्या का 2300 में पूरा भाग चला गया तो मुझे बताओ 2307 में भाग देने पर 7 नहीं बच जाएगा क्या ऑटोमेटिक? और ये तो चाहता है। तो बस ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जिसका इन दोनों में भाग जाता हो तो ऑटोमेटिक इनमें इतना बच जाएगा। तो इनका मैसअप ले लो। वैसे ऑप्शन से भी देख लो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता है। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 110 है, 110 का भाग इन दोनों में जाएगा नहीं, 2300 में नहीं जाएगा। उससे छोटी संख्या 105 है, 105 का भाग भी नहीं जाएगा। आप चेक करके देख लो। अदरवाइज आपको देखो डाउट लगता है एलसीएम ले लो, यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहो। यदि आप एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा। देखो 100 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 23 और 31 बचता है और किसी का नहीं जा रहा 100 के अलावा। तो इसका मैसेज है 100 ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी कौन सा सही हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? वो देखो ऐसे प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1876, 12503 और 6877 को भाग देने पर 1 3 2 बच्चे। इसमें 1 बच्चे, इसमें 3 बच्चे और इसमें 2 बच्चे। अब आप तो मुझे एक बात बता दो, पहले इनका अंतर ले लेते हैं। 1876 एक में 1875 का अंतर है, 12503 और 3 में 12500 का अंतर है और 6877 और 2 में 6875 का अंतर है। आप तो एक काम करो, मैं तो ऐसी संख्या ढूंढ लेता हूँ जिनका भाग इसमें जाता हो, क्योंकि सीधी सी बात है मैं तो एक टप्पे की रामायण जानता हूँ, फालतू कुछ नहीं जानता मैं। यदि किसी संख्या का भाग 1875 में चला गया तो 1876 में एक ही बच जाएगा। किसी संख्या का भाग 12500 में चला गया तो 12503 में 3 ही बचेगा और किसी संख्या का भाग 6875 में चला गया तो 6877 में 2 ही बचेगा। कोई डाउट वाली बात ही नहीं है मुझे इस चीज में। तो चलो मैं इनका लेता हूं एचसीएफ मतलब मैसेप है। आइए मेरी हेल्प कीजिए आप लोग प्यार से, प्यार से मेरी हेल्प कीजिए। मैसेप का नियम होता है भाग जाए तो सब में जाए वरना साला किसी में ना जाए। सब में भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है, 25 7 175, 12 बचेगा, 25 पंजो 125, 25 पंजो 125 500, 25 दूना 50 18 187, 25 7 175, 12, 25 पंजो 125, फिर 25 का जा रहा है, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 2 बचेगा 25, 25 एकम 25। अब किसी का भी नहीं जा रहा है तो इनका मैसेप हो गया 25 गुणा 25 625। आंसर में देखो लिखा है क्या कहीं 625? बिल्कुल लिखा है भाई साहब। तो देखो मेरे देश के जवानों, क्वेश्चन का आंसर 625 आ रहा है। तो हमेशा इनके अंतर का क्या लिया जाता है? मैसेप लिया जाता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 126, 224, 224 और 608, 608 को भाग देने पर कितना कितना बचे? 2, 7 और 19 शेषफल बचना चाहिए। 126 को भाग देने पर 2 बचे तो इसका मतलब हो गया 124 में पूरा भाग जाना चाहिए, ऑटोमेटिक 126 में 2 बच जाएगा। 224 में से 7 गया तो 217, तो किसी संख्या का भाग 217 में गया तो 224 में 7 बच जाएगा। और 608 में से 19 कम करते हैं तो 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बचा 59, 59 में से 1 गया तो 58। तो मैं तो एक चीज जानता हूँ, किसी संख्या का भाग 589 में गया तो 608 में ऑटोमेटिक 19 बच जाएगा। तो चलो प्यारे बच्चों हम इनका लेते हैं मैसेप 124, 217 और 589। और आप थोड़ा गौर से यदि आप देखोगे तो इस सब में किसका भाग जाता है बताओ मुझे एक बार? इन सब में 31 का भाग जाता है। 31 4 124, 31 9 217 और 31 7 217 और 31 एकम 31 बचेगा कितना यहाँ पे? 27, 27 279, 31 9 279, आगे किसी का नहीं जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट केवल और केवल 31 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 31 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वाह, एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया।
कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा अध्यापकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो जितनी खतरनाक हिंदी इस क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, जितनी ज्यादा लिखी हुई है, जितनी खतरनाक लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश की तरफ लेके जाएंगे। तो एक तो ये चीज ध्यान रखें, बार बार जो अनुभाग अनुभाग आ रहा है ना, ये अनुभाग क्या चीज होती है? एक्चुअली में अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। जैसे आप किसी स्कूल में देखा करो, आप देखा करो कक्षा 12वीं के 4 सेक्शन चल रहे हैं भाई, कक्षा 10वीं के 3 सेक्शन चल रहे हैं। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन ज्यादा होते तो सेक्शन में बदल देते ना, कि 10वीं क्लास के 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो इनको बोलते हैं अनुभाग हिंदी में। ठीक है, चलो अब इसमें मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का पूरा मतलब। क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल अलग से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, है ना। एक अलग से एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, आप ही बताना मुझे आराम से, मैं कुछ चीज आपको बताऊं उसके बाद। जैसे एक स्कूल है, ठीक है, उसमें कक्षा नंबर 6 चल रही है, कक्षा नंबर 7 चल रही है और कक्षा नंबर 8 चल रही है। ठीक है, ओके। इस स्कूल में मान के चलो इस बैच में है 36 स्टूडेंट कक्षा नंबर 6 में, इस वाले में है सपोज करो 60 स्टूडेंट। ठीक है, और इस वाली क्लास में ना मैं मानता हूं 108 स्टूडेंट है। कितने? 108। ठीक है भाई, अब सपोज करो गवर्नमेंट का एक रूल आता है, गवर्नमेंट का रूल आता है कि आज से स्कूलों में कुछ भी रूल आ सकता है। जैसे एक बार मोदी जी ने आके कह दिया आज रात 8 बजे से नोट बंद हो जाएंगे, तो हो गए। तो ऐसे मान के चलो गवर्नमेंट ने एक दिन रूल निकाल दिया कि स्कूल में जितनी भी क्लासें होंगी ना, उसमें स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब हर क्लास में कब बिल्कुल बराबर बराबर स्टूडेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में 36 बैठे, एक में 60 बैठे, एक में 108 बैठे, नहीं, सब में बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। चाहे एक क्लास के 10 सेक्शन बनाने पड़ जाएं, लेकिन सब में बराबर बराबर स्टूडेंट होने कंपलसरी हैं। तो अब मैं आपसे कहता हूं, ये स्कूल की सिचुएशन देखो, जो कक्षा 6 में 36 स्टूडेंट लेके बैठी, कक्षा 7 में 60 और कक्षा 8 में क्लास 8 में 108 स्टूडेंट लेके बैठी है। अब बताओ इसको कितने तो सेक्शन बनाने पड़ेंगे, कितने स्टूडेंट एक सेक्शन में बैठाने पड़ेंगे, आप सोच कर देखो। अब आपके दिमाग में क्या क्या आता है? तो सर एक काम करो, 36 बैठा लो सब में। चलो इसमें 36 बैठा लिए, पर इसको 36 के टुकड़े कैसे करोगे? इसमें इसमें एक में 36 बैठा दिए तो एक में तो 24 ही रह गए। और ये भी नहीं हो सकता कि चलो एक काम करते हैं, थोड़े से 8वीं के स्टूडेंट धीरे से एक बैठा के 7वीं में बैठा लेते हैं। 8वीं का कोई 7वीं में थोड़ी पड़ेगा, 6ठी का कोई 7वीं में थोड़ी पड़ेगा, 7वीं में 7वीं के पड़ेगी, तो फिर मामला बिगड़ गया। तो इसमें बताओ क्या किया जाए, ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए कि सब में बराबर बराबर स्टूडेंट हो जाए। तो देखो मैं बताता हूं ऐसे कितने सेक्शन बनेंगे और एक स्टूडेंट में कितने, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होने चाहिए। तो देखो एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, ये पता लगाने का आपका एक सीधा सा तरीका मैथमेटिक्स में होता है। इन सबका मैसेप ले लीजिए। देखो अभी बताता हूं, आप देखना एक बार। 36, 60, 108, समझ ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 12 का भाग सब में जा रहा है, 12 3 36, 12 5 60, 12 9 108। और किसी का मैसेप में तीनों में भाग जाना जरूरी है, लेसेप नहीं है जो दो में भाग दे दिया। अब तीनों में किसी का भाग नहीं जा रहा तो इनका मैसेप हो गया 12। अब आप देख लो एक सेक्शन में 12 स्टूडेंट ही होने पड़ेंगे, और यहाँ पे हर सेक्शन कितने का बनेगा? 12 का। इसमें हर सेक्शन 12 का और इसमें भी हर सेक्शन 12 का ही बनाना पड़ेगा। आप 12 से ऊपर की कोई सी भी संख्या ले लो, कहीं ना कहीं मामला अटक जाएगा। और इसमें 12-12 के बनेंगे 5 सेक्शन, इसमें 12-12 के सॉरी इसमें 12-12 के बनेंगे 3 सेक्शन, इसमें 12 के बनेंगे 5 और इसमें 12 के बनेंगे 9 सेक्शन। मतलब जो स्कूल में पहले 3 ही क्लास चला करती थी, एक एक क्लासों में काम चल जाता था, अब 3 क्लास इसकी, 5 इसकी, 8 और 9 इसकी, 3 और 5 8 और 9 17। अब इस स्कूल में 17 क्लासेस चलेंगी, क्योंकि 12 से ऊपर की कोई, अब 12 में तो फिट बैठ जाएगा, 12 12 12 के 3, 12 12 12 12 12 के 5 और 12 12 के 9 सेक्शन हो जाएंगे इसके। और कोई संख्या आपकी नजर में हो तो देखे बता दो, उससे ऊपर की, 12 से ऊपर की, जिससे सबका काम हो जाए अपना और सब में बराबर हो जाए। नहीं होगी तो आपसे क्या कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो सीधा मैसेप ले लीजिए 12 होने चाहिए। और कितने सेक्शन बनेंगे, तो टोटल 17 सेक्शन बनेंगे। अब सीधी बात है, हर सेक्शन में एक टीचर चाहिए, तो आपसे ये भी पूछ सकता है तो बताओ टोटल कितने टीचर चाहिए स्कूल में, तो 17 टीचर चाहिए, 17 क्लास है तो। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ गया। ये कह रहे एक विद्यालय में कक्षा 6 7 8 में छात्रों की संख्या 184 276 322 है।
प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग सेक्शन में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक सेक्शन के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी, तो इस उद्देश्य के लिए अध्यापक कक्षा अध्यापकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बताओ कितने सेक्शन बनेंगे, हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे। तो हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे, इनके लिए पहले आप इनका मैसेप ले लीजिए। 184, 276, 322। चलो लेते हैं, आइए। 2 का भाग जा रहा है 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 2 3 6, एक बचेगा 2 8 16। 2 का भाग जा रहा है 16 61 बार। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, देखो यही पहाड़े की चीज है। अब यदि आपको 23 का पहाड़ा आता है ना, तो आपको पता रहेगा इस सब में 23 का भाग जा रहा है। और यदि आपको पहाड़ा याद नहीं है ना, जैसे मैं पिछली क्लास में आपको पूरी रामायण बता के गया था, इस मामले में यदि आपको 25-30 तक के पहाड़े याद नहीं है ना, तो आप 10 मिनट तक सोचते रह जाओगे। बाण में 138 168 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है बाण में 138 में, लेकिन 161 में नहीं जाता। ओ माय गॉड, अब क्या करूं मैं, ऐसे सोचते रह जाओगे। क्या बताया मैंने, 30 तक के पहाड़े, 30 तक के वर्ग और कम से कम 15 तक के घन। ये याद करे बिना गाड़ी आगे नहीं खिसके। 23 का भाग देते हैं, 23 चक्कू 92, 23 6 138, 23 7 161। अब किसी का भाग जाएगा क्या, अब किसी का नहीं जाएगा तीनों में भाग। तो इसका जो मैसेप हो गया 23 दूना 46, मतलब 184 का सेक्शन, 276 का सेक्शन, 322 का सेक्शन। हर सेक्शन 46 स्टूडेंट का बनेगा। और यदि हर सेक्शन 46 स्टूडेंट का बनेगा तो कितने सेक्शन बनेंगे, 4 चक्कू 16, इसमें 4 सेक्शन बनेंगे, इसमें 4 छक्का 24, 6 सेक्शन बनेंगे, और इसमें आपके बनेंगे 4 7 28, 7 सेक्शन बनेंगे इसमें। और टोटल स्कूल में कितने सेक्शन हो गए, 4 और 6 10 और 7 17 सेक्शन हो गए। और 17 सेक्शन का मतलब है कितने टीचर चाहिए आपको, 17 टीचर इस स्कूल में चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बनकर सामने आएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो सेम क्वेश्चन है। एक विद्यालय की कक्षा 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः से 384, 256, 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान रखनी है तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। बस ये समझो, इसने यहाँ पे सेक्शन को अनुभाग ना लिख के सेक्शन को समूह लिख दिया, तो आप इसको समूह की जगह सेक्शन पढ़ना, वही क्वेश्चन बनेगा। तो पहले बताओ कक्षा 10, इनका मैसेप ले लो जिससे पता लग जाएगा एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो आप। 384, 256 और 480। ठीक है, 4 का भाग दे लेते हैं, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, एक बचेगा, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, 120 बार गया। अभी भी 4 का भाग दे लेते हैं, तो ये आपका भाग जाएगा 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 24 बार, 16 बार, 4 का 30 बार। अभी भी हम 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग 12 बार, 2 का 8 बार, 2 का 15 बार। अब किसी भी संख्या का भाग तीनों में नहीं जा रहा है, 12 8 और 15 में। तो एलसीएम मैसेप पे हो गया इसका 4 चक्कू 16, 16 दूना 32। तो इसका मैसेप आपके सामने जो आया है वो आया है 32। 32 मैसेप का मतलब है आप हर सेक्शन 32 स्टूडेंट्स का आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये सेक्शन भी 32 का, ये सेक्शन भी 32 का, ये सेक्शन भी 32 का। तो बताओ कितने सेक्शन बनेंगे, कितने समूह बनेंगे। 32 का भाग आप इसमें दोगे तो ये जाएगा लगभग 12 बार, प्लस 32 का भाग इसमें दोगे तो ये जाएगा 8 बार, और 32 का भाग इसमें दोगे तो 32 एकम 32, 16, 32 पंच 110, 15 बार जाएगा। तो टोटल कितने सेक्शन बनेंगे मेरे जवानों, 12 और 8 20, 20 और 15 35। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन हो जाएंगे 35 सेक्शन। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। 36, 45 और 72 लीटर माप के दूध के 3 डब्बे हैं। वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे सभी को पूर्णतः नापा जा सके। देखो, एक तो आपसे कभी भी बड़ी से बड़ी, अधिकतम या बड़ी से बड़ी माप पूछी जाए, अधिकतम या बड़ी से बड़ी माप पूछी जाए तो हमेशा सबका लेते हैं एचसीएफ, मतलब मैसेप है। अब आप कहोगे ये बात समझ नहीं आई, बड़ी से बड़ी माप का मतलब क्या है। चलो एक कहानी सुनाता हूं, उससे समझ आएगा। मान के चलिए आपके घर पे शादी है, ठीक है। शादी है तो मिठाई भी बनेगी, मिठाई बनेगी तो मावा चाहिए, मावा चाहिए तो उसके लिए दूध मंगाया गया।
आपके पापा ने एक दूध वाले को फोन कर दिया, भाई तू देख आज जितना भी दूध अपने आसपास के एरिया में सब लिया, सबकी मिठाई बनानी है। ठीक है भाई साहब, ले आऊंगा मैं। वो शाम को घर पे आपके 3 ड्रम लेके आ गया। समझना, एक 3 ड्रम आपके घर पे लेकर आ गया वो। और वो 3 ड्रम कितने कितने लीटर के लेके आया, आप बात को समझिएगा आराम से। वो 3 ड्रम आपके घर पे लेके आया। एक तो कह रहा है ये 72 लीटर का ड्रम है भाई साहब, एक ड्रम के बारे में कह रहा है ये 240 लीटर का ड्रम है भाई साहब, और एक ड्रम के बारे में कह रहा है वो कि भाई साहब ये वाला ड्रम है ना, ये वाला ड्रम अपना है 168 लीटर का ड्रम है ये। ठीक है, अब उसने आके ये बोल दिया, लेकिन आपके पापा को भरोसा नहीं हुआ कि यार ये बोल तो रहा है पैसे भी लेगा और 1 लीटर दूध ही 70 रुपए का है, तो बहुत महंगा हो जाएगा। ये सच तो बोल रहा है ना, क्या पता है झूठ बोल रहा हो। तो आपके पापा ने आपके घर के सबसे फालतू आदमी को बुलाया, और वो आप हैं। क्यों है? क्योंकि अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, और जब तक आपकी नौकरी नहीं है दुनिया की नजर में आप दुनिया के सबसे फालतू आदमी हैं। तो आपको बुलाया गया, और आपको बुला के बस यही बोला गया, बेटा अब यहाँ बैठ जा और एक इस दूध को नाप, ये दूध सही है कि नहीं है, ये जितना बोल रहा है उतना दूध है कि नहीं है। और पापा ने कहा बाजार जाके एक नाप खरीद ला, और एक ही नाप खरीद के लाना, फालतू नाप मत लाना, एक ही नाप से पूरा दूध नापना है। अब आप बाजार जाओगे और एक नाप लाओगे, लेकिन सोचो आप भी तो दिमाग वाले हो, आप एक नाप ऐसी लाओगे, बड़ी से बड़ी नाप लाने की कोशिश नहीं करोगे जिससे एक ही नाप से सब नप जाए, हैं? क्योंकि पापा की नजर में आप ठाले हैं, पापा की नजर में आप फालतू है, अपनी नजर में तो अपन शेर है, अपन को बहुत काम है घर में भैया, बहुत घूमना फिरना है, मजे लेने हैं। तो आप बड़ी से बड़ी नाप लाने की कोशिश करोगे कि एक ही नाप से काम हो जाए। अब लाने को तो आप 1-1 लीटर वाली नाप से भी नाप लेते हैं, 1 लीटर से इसको 72 बार नापते, इसको 240 बार, इसको 168 बार नाप लेते, तो आप समझ जाते भैया सही दूध है। लेकिन इसमें तो 3 दिन लग जाते। तो बड़ी से बड़ी माप आप कौन सी ला सकते हो जिससे आप नाप सकते हो? सोच के देखो, मैं आपको बताता हूँ। नापने को तो 1 से भी नाप सकते थे, 2 लीटर से भी नाप सकते थे, 3 से, 4 से, 6 लीटर से भी सब नप जाते ही। तो सब नापों से नप जाते। देखो नपने को तो ये मैं बताऊं आपको, 8 लीटर से भी सब नप जाते, ये 12 से भी नपेंगे सब, ये 24 से भी नपेंगे सब। लेकिन 24 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है तो बताओ जिससे सब नप जाएंगे? कोई नहीं है, मैं बता देता। तो यदि आपको जल्दी से जल्दी नापना है ना, तो आप बजाय 1 लीटर के कैन के कौन सी लाओगे? 24 लीटर। 24 लीटर से फटाफट फटाफट ये सब नप जाएंगे धुआंधार। अब आप कहोगे अब ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप कैसे लाओगे 24? ऐसे एक एक संख्या थोड़ी ढूंढोगे। तो अब इसका दूसरा तरीका होता है, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप इन संख्याओं का ले लो मैसेपे, और देखते हैं मैसेपे से वही 24 ही आएगा क्या, देखते हैं। अपन मैसेपे लेते हैं 72 का, 240 का और 168 का। ठीक है, चलो 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32। 4 का भाग 4 छक्का 24, 60 बार गया, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग गया, 9 बार गया, 2 का भाग इसमें 30 बार गया, 2 का भाग 21 बार गया, 3 का भाग दूं 3 बार गया, 10 बार गया, 7 बार गया। अब किसी का भाग तीनों में नहीं जा रहा, गुणा करो, 4 दूनी 8 या 24, वही 24 आया कि नहीं आया? मतलब 24 लीटर की यदि आप एक कैन ले आओगे तो आपका पूरा दूध नप जाएगा बिना कोई टेंशन फिकर के। समझे आप? तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा एचसीएफ लिया जाता है। अब ये कह रहा है 36 45, अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको। तो वैसे 36 42 72 यदि आप में से पे लोगे तो 9 का भाग जाएगा, 9 चौगु 36, 9 पंजो 45, 9 8 72। अब किसी का भाग तीनों में नहीं जा रहा है तो आपका आंसर 9 ही हो जाएगा। तो 9 लीटर की वो माप होगी जिससे आप तीनों दूधों को बड़े आराम से, बड़े आसानी से, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई फिक्र के नाप सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का लसागु उनके मैसेपे के 10 गुना के बराबर है और उनके लस और मैसे का योग 451 है। यदि संख्याओं का योग 287 है तो उनमें से एक संख्या कौन सी है? देखो कह रहा है दो संख्याओं का, बोल रहा है ये लसागु उनके मैसेपे का 10 गुना है। लसागु मैसेपे का 10 गुना है, मतलब मैसेपे 1 है तो लसागु 10 है, रेशो 10 1 का हो गया। उनके लसागु मैसे का योग 451 है। अच्छा, इनका योग 451, मुझे तो इनका योग 11 नजर आ रहा है। 11 11 नहीं 451 है, तो एक कितने का होगा? 11 का भाग दे दो इसमें, तो 11 4 44, बचा कितना? एक, 11 एकम 11, तो एक की वैल्यू 41 हो गई, और एक 41 का तो 10 कितने का? 410 का, तो 10 की वैल्यू होगी 410। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई, संख्या में जो एलसीएम है वो 410 माना जाएगा, और जो एचसीएफ है मैसेप है वो 41 माना जाएगा। अब ये कह रहा है इन संख्याओं का योग है 287,
तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है। ठीक है, इन संख्याओं का योग 287 है, तो उन दोनों में से एक संख्या बताइए कौन सी है। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं का योग 287 होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। कभी भी आपको ले से या मैं से देकर कोई भी संख्या पूछी जाए ना, तो इसका तरीका होता है, देखो आप किन्हीं भी संख्याओं का मैं से पे लेके सोचो। एक बार एक छोटी सी कंसेप्ट सीखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 15 और 20 का मैं से पे लो, तो आप देख रहे हैं इनका मैं से पे 5 आएगा। अब एक बात फैक्ट मानिए आप, 5 5 इनका मैं से पे, इसका मतलब 5 का भाग 15 और 20 दोनों में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं दो संख्याओं का मैसेप है 5 है, बताओ वो संख्याएं कौन सी हैं? क्योंकि आपको मैसेप देकर संख्या पूछे ना, तो आप उन संख्याओं को 5x और 5y मान लो, क्योंकि ये आपने जो संख्या लिखी थी इनका भाग इनमें 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, और ये 5 का भाग तीसरे नंबर पे जा रहा है, 3 गुना पे जा रहा है, इसका 5 का भाग 4 गुना पे जा रहा है। ये 5 का तीसरे नंबर का पहाड़ा है, ये चौथे नंबर का पहाड़ा है, लेकिन भाग तो 5 का जाएगा ना मैसेप है। तो किन्हीं भी संख्याओं का मैसेप ले लो। मैं कहता हूं बताओ 16 का 24 का मैसेप है कितना होगा? तो 8 होगा, तो 8 का भाग इनमें जरूर जाएगा 100%। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डबल और ट्रिपल बार जाएगा, 2 और 3 बार जाएगा। तो कभी भी, अब मैं आपसे कहता हूं 15 20 को छुपा लिया और दो संख्याओं का मैसेप है 5 है, तो संख्या कौन सी? तो 5x 5y मान लो। ये तो पक्की बात है, मैसेप है 5 है, तो संख्याओं में 5 का भाग जरूर जा रहा होगा। कितनी बार जा रहा होगा? मैं मानता हूं एक में तो x बार जा रहा है, एक में y बार जा रहा है, तो एक तो x गुना पे है वो संख्या और एक y गुना पे है वो संख्या। जैसे यदि वो संख्या 15 20 निकल के आएंगी, तो x का मान 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 5 तिया 15, 5 चौको 20, y का मान 4 आ जाएगा। आपके सो लेता हूं 41x, दूसरी संख्या क्या मान लेता हूं? 41y। अब इनका लेसेप है 410 है, तो 41x 41y का लेसेप है लूंगा तो 41xy आएगा, वो बराबर किसके हो गया? 410 के। अब 41xy यदि 410 के बराबर है, तो 41 से 410 कटता है 10 बार, तो xy का मान 10 आ गया। और बताओ किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 10 आता है? x और y में का। तो आप एक काम करो, x और y का मान 2 गुना 5 रख दो, 2 पंजो 10 ही तो होता है। x का मान 2, y का मान 5, ये मिल गई दोनों संख्या अपन को। अब x का मान 2 रखोगे तो पहली संख्या 41 गुना 2 मतलब 82 हो जाएगी, और y का मान 5 रखोगे तो दूसरी संख्या 41 गुना 5 205 हो जाएगी। ये मेरे को दोनों संख्या मिल गई, 82 और 205। ये कह रहा है इनमें से एक संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में से देखो एक ऑप्शन में होंगी कहीं ना कहीं। कौन सी दिख रही है ऑप्शन में, आप बताओ मुझे। तो आप कहोगे अरे बड़े मजे से सर 82 दिख रही है हमको। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें अपन को। इसमें क्लियर है बात, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 33, देखिए दो संख्याओं के में से और लेस है 15 और 300 है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, में से और लेस है 15 300 है, देखो में से है 15 और लेस पे है 300। अच्छा, में से पे 15 है तो पहली संख्या हो गई 15x और दूसरी संख्या क्या हो गई 15y। इनका लेस पे लूंगा तो 15xy आएगा, 15xy का 15x और 15y का, और ये बराबर हो गया 300 के बराबर। 15 से 300 जाता है 20 बार, तो xy का मान आ गया 20, और 20 किस किस का गुना होता है बताओ? 4 गुना 5 20 होता है। अब आप में से कईयों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर 4 गुना 5 20 कैसे होता है? 10 गुना 2 भी तो 20 होता है। देखो ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे प्रश्नों में जब में से पैसे संख्या निकालने की कोशिश करते हो ना, तो हमेशा ये गुणा वाला, हमेशा वैसा टुकड़ा लेते हैं। जैसे आपने ले लिया 2 गुना 10 भी 20 होता है, लेकिन कल को मैं 2 और 10 का अनुपात बनाऊंगा ना, तो ये कट जाता है, 2 एकम 2 2 पंचो 10, ये कट के छोटा रह जाता है। तो ऐसे जोड़ा आपको कभी नहीं लेना है जो कट के छोटा हो जाए अनुपात बनाने पर, इसलिए यहाँ 10 दूना 20 सक्सेस नहीं होगा। ऐसा जोड़ा लेना है जो कट के छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 का परफेक्ट जोड़ा हमेशा होगा 4 पंचो 20। तो x का मान 4, y का मान 5। अब x का मान 4 रखूंगा तो पहली संख्या हो जाएगी 15 गुना 4 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 गुना 5। तो एक संख्या 60 और एक संख्या 75। इसने बोला था दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, बिल्कुल सही बात है, आप देख लो अंतर 15 ही आ रहा है, जैसा बोला था वैसा हो गया। ये कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए, 60 और 75 जोड़ दो। 60 और 75 जोड़ोगे 135 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी में से पैसे आप संख्या निकालते हैं तो हमेशा वही टुकड़ा, जब भी आप इसके टुकड़े करें तो वही टुकड़ा लेना है जिसका अनुपात बनाने पर वो कट के छोटा नहीं होना चाहिए। बस ये बहुत जरूरी शर्त है, ठीक है? वैसा टुकड़ा आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 10 गुना 2 सक्सेस नहीं होगा, और कोई भी इसका टुकड़ा होता नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं 30 का कौन सा टुकड़ा ले सकते हो आप, तो 30 का देखो 10 गुना 3 होता है,
6 गुना 5 होता है, 15 गुना 2 होता है, 30 के सब टुकड़े सक्सेस है, सबके आंसर आ जाएंगे, सबसे आंसर आएंगे। आप इनमें एक भी देख लो, एक भी आपस में कट नहीं रहा है। अच्छा मैं कहता हूं, सोचो एक बार मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैंने बोला बताओ 40 के कौन से टुकड़े सक्सेस हैं। सोचो यदि ये 40 होता तो फिर कौन सा टुकड़ा सक्सेस होता। जैसे 8 गुना 5 है, एक एक 10 गुना 4 है, एक 20 गुना 2 है, और ये मान लेते हैं, है ना। अब बताओ इनमें से कौन सा सक्सेस होगा। 10 4 कभी नहीं होगा, 10 और 4 का अनुपात बनाऊंगा तो 10 और 4 2 से कट जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचो 10। 20 और 2 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 ढाई का 20। लेकिन 8 और 5 किसी एक संख्या से नहीं करते, तो यहाँ पे मैं पेयर लेते थे, 40 होता तो 8 गुना 5 वाले से आंसर आता मेरा। कल को कोई दो पेयर सक्सेस हो गए तो आपके क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, उनमें से दोनों आंसर नहीं देगा, किसी एक पेयर का आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा, पक्की बात है। समझ आ गई बात, ये ध्यान रखिए। चलिए और नेक्स्ट आता है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, गुणनफल कितना है 525 है, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, ये शुद्ध अलजेब्रा का प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो मैं दो संख्या ए और बी मान लेता हूं, तो a प्लस बी 50 और उनका गुणनफल 525 है। अब दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, तो मतलब ए बी का मान हो गया 525। ठीक है, तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। पहली बात तो संख्याएं आपको मिलेंगी कौन से कंसेप्ट से, अलजेब्रा के कंसेप्ट से। बस ये क्वेश्चन लसागु का इसलिए है कि आपको संख्या निकाल के उनका एलसीएम ले देना है बस। बाकी शुद्ध क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है। इससे ए और बी का मान कैसे निकलेगा मैं अलजेब्रा में सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी की जगह 50 रखेंगे, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। 525 का 4 गुना करो 2100। एक काम करते हैं, 2100 को इधर ले आते हैं, 2500 माइनस 2100, और ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो 2500 में से 2100 गया 400, 400 बराबर हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी बराबर आ गया 400 का वर्गमूल करेंगे 20 आ गया। तो अब मुझे क्या क्या मिल गया इस प्रश्न में देखिएगा। पहले तो मुझे पता ही था ए प्लस बी का मान 50 है, और अब मुझे ये पता चल गया ए माइनस बी का मान कितना है 20 है। मैथ में एक नियम होता है, सब धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा इस बैच में। कभी भी दो राशियों का प्लस मिल जाए और दो राशियों का माइनस मिल जाए, तो हमेशा इन दोनों राशियों का मान कैसे निकालते हैं। पहली राशि का मान तो निकालते हैं, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, और दूसरी राशि का मान निकालते हैं, इनको घटा के 2 का भाग दे दो। 50 और 20 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35, और 50 में से 20 गया तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। तो संख्याएं हो गई 35 और 15। अब ये कह रहा है हमको इन दोनों का क्या बताओ लसागु। तो चलो 35 और 15 का लसागु हम निकालते हैं तसल्ली से बैठ के। 35 और 15 का लसागु देखते हैं कितना आता है भाई। 5 का भाग सब में जा रहा है, 5 7 35, 5 तिया 15। अब थोड़ी जा रहा है किसी का नहीं जा रहा, तो इनको गुणा कर दीजिए आप लोग बस। 5 7 35, 35 तिया 105, 105 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम खत्म होता है। ये जो प्रश्न है ये आप अलजेब्रा में सीखेंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जो मैंने चीजें बताई ये तो एक क्वेश्चन था, नाम एलसीएम का हो गया, लेकिन क्वेश्चन अलजेब्रा का है। यू समझो 90% क्वेश्चन अलजेब्रा का है, तो वहां पे आप सीख जाएंगे। तो ये आपका एलसीएम खत्म होता है। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो वापस पढ़िए आराम से, आपको आराम से समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।